डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। आपकी सफलता की कामना करता है। पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी बुक्स और शुरू किया है हमने 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक पॉलिटिकल साइंस से और चैप्टर फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं। पता है आपको कि सारे पर्सन जो होते हैं कंपटीशन में वो एनसीईआरटी की बुक्स में से आते हैं, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी की बुक्स को याद कर लें। एक बार याद करना है लाइफ में, और अगर आपने एक बार याद कर लिया ना तो कंपटीशन कोई भी तो आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में अपने काफी बातें रीड की हैं, लेकिन थोड़ा सा नोट्स भी आप लोग बनाते जाएं। जो मैं कहूं उनको नोट करते जाएं। क्या बात बताएंगे, देखिए कि भारतीय संविधान कैसे बना, उसमें से इसको हमने रीड तो कर लिया था, लेकिन नोट्स भी आप बनाते जाएं कि भारतीय संविधान कैसे बना, किसके द्वारा, भारतीय संविधान किसने बनाया। तो आप बताएंगे औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने, किसने बनाया बच्चा, एक संविधान सभा ने बनाया। तो ये लाइन नोट कर लें कि भारतीय संविधान किसने बनाया, एक संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान किसने बनाया, नोट किया जाए, एक संविधान सभा ने बनाया और जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। किसमें निर्वाचित किया गया था, अविभाजित भारत में। जब भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग अलग नहीं हुए थे, तब दोनों जब एक ही थे, तब भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा ने इसका निर्माण किया था, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था अविभाजित भारत में। ठीक है, तो संविधान का निर्माण किसने किया, तो आप बताएंगे भाई ऑप्शन के आधार पर एक संविधान सभा ने भारत का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण किया था। नोट कीजिए दूसरी बात, इस संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो नोट कर लें बच्चा, 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये भी आप दूसरा प्रश्न ध्यान में रख लें। तीसरा प्रश्न क्या है, फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। मतलब प्रश्न बन गया कि विभाजित भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। 2 प्रश्न बन रहे हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तब आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। और फिर आप लोगों से पूछे कि विभाजित भारत के संविधान सभा की, विभाजित भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रश्न बन गया बच्चा 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त। 2 प्रश्न अपन ने इसमें से निकाल लिए हैं और अपनी सफलता की शुरुआत हमने कर दी है। देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। प्रश्न पूछे कि प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1935 में। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम एनसीईआरटी की बुक है। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, एक और प्रश्न निकल कर क्या गया, शब्द एनसीईआरटी बुक्स में शब्द इंपॉर्टेंट है। लाइन से कम पढ़ लो, लेकिन सारे शब्दों से के अर्थ निकाल लीजिए कि प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना कब की गई, 1935 में की गई। प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया गया, तो बताएंगे विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया। कौन सी विधि के द्वारा किया गया, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इनका चुनाव किया गया। ठीक है, अब देखिए, फिर संविधान की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई। संविधान सभा की रचना कौन सी योजना के तहत हुई, प्रश्न नोट किया जाए। संविधान सभा की रचना लगभग कौन सी योजना के अनुसार हुई, तो आप बताएंगे बच्चा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई। कौन सी योजना के तहत हुई, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई। 5 लाइन 5 प्रश्न तो बनते हैं, आपकी सफलता डिसाइड करते हैं। तो ध्यान रखना इन बातों को कि संविधान सभा की रचना
कौन सी योजना के अनुसार हुई? तो दैट इज कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है? ये मेंस आरएएस मेंस एग्जाम का प्रश्न बनता है। तो आप ये ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के तहत हुआ? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। और देखिए खास बात, क्या क्या प्रश्न निकल करके आ गए। देखिए मैं पहले बता देता हूं कि प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक किसकी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, विभाजित भारत, प्रश्न बनता है विभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? की प्रथम बैठक कब हुई बच्चा? कब हुई? 14 अगस्त 1947। आगे बात समझ में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो आप बताएंगे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। किनके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। नोट्स बनाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किसका निर्माण किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना कब हुई? प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना कब हुई? प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आप बताएंगे 1935 में। ठीक है, एक और प्रश्न निकल कर आया था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी विधि के द्वारा हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी विधि के द्वारा हुआ था? तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने गए थे। ये बात आप लिखनी है, अप्रत्यक्ष विधि। आरएस मेंस में आपसे प्रश्न पूछ लिया, संविधान सभा लिखा हुआ आ गया, 2 नंबर का प्रश्न है। तो किस प्रकार से अपन लिखेंगे? और संविधान सभा की रचना किस योजना के आधार पर हुई? अगला प्रश्न। और कौन सी योजना? तो बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की रचना हुई। अब इस योजना की क्या क्या खास बातें थी, आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या खास बात है। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा जो है उसके सदस्यों का चुनाव करना है। किससे करना है? 2 सिस्टम थे यहाँ पर। एक तो अंग्रेजों का शासन था और दूसरा देशी रियासतों का शासन था। तो जिन प्रांतों में अंग्रेजों का शासन था और जिन प्रांतों में देशी रियासतें थी, दोनों से सदस्य बुलाने थे संविधान सभा का निर्वाचन करने के लिए, संविधान सभा का चुनाव करने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए। बात समझ में आ गई ना? तो संविधान सभा का गठन कैसे होगा? मतलब दो चीजें कौन सी थी वहां पर? इनको तो अपन मिटा देते हैं। एक तो ब्रिटिश प्रांत, ध्यान देखना, ब्रिटिश प्रांत कौन सा? पूरा भारत इस प्रकार का था, 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासतें। मतलब भारत पाकिस्तान एक थे, लेकिन इस प्रकार का शासन था। एक कुछ हिस्से जो थे जिनके ऊपर तो अंग्रेजों का अधिकार था, जिनको तो अपन ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, और कुछ पर देशी रियासतों का अधिकार था। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो खास बात क्या है? खास बात यह है कि कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि प्रत्येक प्रांत या देशी रियासत, प्रत्येक प्रांत, अंग्रेजों वाले प्रांत या देशी रियासत या रियासतों के समय जो है ना, उनको जनसंख्या के अनुपात में अपना एक सदस्य चुन करके भेजना पड़ेगा। मतलब 10 लाख की जनसंख्या हो, 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी चुन करके भेजना पड़ेगा, एक सदस्य चुन करके भेजना पड़ेगा। तो 10 लाख आदमियों की बात रखे, एक आदमी ऐसा आपको भेजना पड़ेगा। इसमें संविधान सभा में। कहां पर भेजना पड़ेगा? संविधान सभा में भेजना पड़ेगा। ध्यान में रखना, संविधान सभा में सदस्य चुन रहे हैं तो कितनी जनसंख्या पर कितने आदमी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी चुनकर भेजना था। कहां पर बच्चा? संविधान सभा में भेजना था। ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाता है। आगे क्या खास बात निकल करके आई?
आगे ये बात निकल करके आई कि ब्रिटिश सरकार के जितने भी प्रांत थे, देखिए मैंने कहा था दो स्थितियां हैं, एक तो ब्रिटिश प्रांत था और दूसरा देसी रियासत है। तो ब्रिटिश प्रांत जो थे उनको तो कितने सदस्य वहां से चुन करके आए, उन कितने सदस्य मिले, 292 सदस्य। जहां पर अंग्रेजों का शासन था वहां से 292 सदस्य चुन करके संविधान सभा में आने वाले थे। इस नियम जो उन्होंने बनाया ना कैबिनेट मिशन के तहत। दूसरा 93 सीटें जो थी वो किसके लिए होगी, जहां पर देसी रियासतें थी, जहां देसी राजाओं के शासन थे, वहां से कितने सदस्य चुन करके आने थे, 292 प्लस 93। तो टोटल कितने सदस्य होने थे संविधान सभा में, 292 और 93 कितने हो गए, 5, 18, 19 और 2 3, 395 सदस्य। कितने सदस्य, 395 सदस्य चुन करके आने थे किसमें, संविधान सभा में। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 395। जब इसका गठन किया गया था तो ये प्रस्तावित सदस्य संख्या थी कि 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आएंगे और 93 सदस्य जो है ना वो कहां से, देसी रियासतों से चुन करके आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कुल कितने सदस्य आएंगे, 292 प्लस 93 कितने हो गए, 3, 2, 5, 18, 19 और 2, 3, 395 सदस्य चुन करके आने थे। ठीक है, और प्रत्येक प्रांत की सीट जो है ना वहां पर कौन कौन से सदस्यों को, समुदायों को 3 प्रमुख समुदायों के लिए बांट दिया था जनसंख्या में। उनको कौन कौन से, मुसलमानों के, सिखों के और सामान्य। मुसलमान, सिख और सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं वो चुन करके आने थे, बात ध्यान में रखना। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। प्रांतीय विधानसभाओं ने तो, प्रांतीय विधानसभा जो थी उन्होंने अपने सदस्यों को चुना। इनकी स्थापना कब हो गई थी, 1935 में। ठीक है, इन्होंने अपने अपने सदस्यों को चुन करके भेज दिया। उन्होंने कौन सी विधि के द्वारा चुना, प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है, ध्यान से देखना। कितने सदस्य चुन करके आने थे ब्रिटिश प्रांतों से, कितने सदस्य चुन करके आने थे, 292 सदस्य चुन करके आने थे। देसी रियासतों से कितने सदस्य चुन करके आने थे, 93 सदस्य चुन करके आने थे। लिख लो इनको भाई, ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य चुन करके आने थे, तो आप बताएंगे 292। ठीक है, और देसी रियासतों से कितने सदस्य चुन करके आने थे, तो आप बताएंगे कितने, 93। कितने बच्चा, 93। याद रह जाएंगे कौन कौन से समुदायों को जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे, मुसलमान, सिख और सामान्य। आगे बात समझ में, टोटल कुल कितने सदस्य संविधान सभा में चुन करके आने थे, तो आप बताएंगे 395 सदस्य। सर कितने सदस्य, 395 सदस्य। प्रांतीय विधानसभाओं ने संविधान सभा के लिए अपने समुदाय के सदस्यों से कितने, कौन सी विधि द्वारा सदस्यों को चुनाव किया, तो आप बताएंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अपने सदस्यों को चुना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की सभी का अनुपात में प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, मुसलमान, सिख, सामान्य। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, प्रांतीय प्रश्न क्या बन गया, ध्यान से सुनो इस बात को, बढ़िया प्रश्न बनता है, एनसीईआरटी के बुक्स में से बनता है, तो इसलिए ध्यान रखें। प्रश्न क्या बन रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं ने संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुन करके भेजे थे वो कौन सी पद्धति या कौन सी विधि के द्वारा चुने गए थे, तो ध्यान में रखना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रश्न बनता है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट आप देखिए बात कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका। अब ये भी पूछ ले कि देसी रियासतें जो हैं उन्होंने किस प्रकार अपने सदस्यों को कौन सी विधि के द्वारा चुनाव किया। भाई प्रांतीय विधानसभाओं ने तो कौन सी विधि के द्वारा कर दिया, प्रांतीय विधानसभाओं ने कर दिया कौन सी विधि के द्वारा बच्चा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। और देसी रियासतें बची, देसी रियासतों ने कौन सी विधि के द्वारा अपने सदस्यों का चुनाव किया, संविधान सभा के लिए चुन करके भेजा, तो उनको कहा गया देसी रियासतों को कि प्रतिनिधियों का चुनाव
का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया कि आप अपने हिसाब से अपने परामर्श से कोई भी सदस्य चुन करके भेज दीजिए, कोई भी सदस्य चुन करके क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। कैबिनेट मिशन से संबंधित ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, आपने रीड किया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। क्या खास बात है कि इसमें सामाजिक लोकतंत्र के रूप में बताया है, इसको अपन ने पढ़ लिया था। और अलग से ये मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि आप लोग सामाजिक लोकतंत्र से क्या समझते हैं। प्रश्न आ गया 5 नंबर का आ गया, 20 नंबर का आ गया, सामाजिक लोकतंत्र 2 नंबर का आ गया। तो इसमें आपको बहुत प्रभावशाली शब्दों में लिखना होता है सामाजिक लोकतंत्र। तो देखिए क्या कह रहा है कि हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को, बहुत बढ़िया शब्दावली है, देखिए इसको सुनिए, कि हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र के रूप में का रूप देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसको सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उनका कोई सामाजिक लोकतंत्र न हो। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका सामाजिक लोकतंत्र न हो, ठीक है। और सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, प्रश्न ये बनता है। ये एग्जाम में RS में पूछ लिया आप लोगों से कि सामाजिक लोकतंत्र जो है इसका क्या अर्थ है, सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, सीधा प्रश्न उठा करके आप लोगों से पूछ लिया। और ये जो आंसर अगर आपने दे दिया ना, ये आंसर अगर आपने दे दिया, इसका मतलब आपके पूरे नंबर आएंगे। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। इसका अर्थ है जीवन के, इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है। इसका अर्थ सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अपन। सामाजिक लोकतंत्र क्या है, क्या कह रही है ये बुक, शानदार शब्द है कि इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवनों को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। क्या बात बता दी, जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है, वह है सामाजिक लोकतंत्र। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत जो हैं, इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। मतलब क्या है, तीनों एक ही हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुता तीनों के सिद्धांत संयुक्त रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह है सामाजिक लोकतंत्र। देखिए वो क्या कह रहा है, ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं। ये तीनों जब मिलकर के एक संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक दूसरे दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देता है। अगर स्वतंत्रता, समता और बंधुता तीनों को जो संयुक्त रूप है उनको एक दूसरे से हम अलग कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह लोकतंत्र का जो मूल रूप है, मूल प्रयोजन है इसको लागू करने का, उसको वह विफल हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और न ही स्वतंत्रता और समता दोनों को बंधुता से अलग किया जा सकता है, और न ही समता व स्वतंत्रता दोनों को बंधुता से अलग नहीं किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता, देखो क्या खास बात है, बहुत शानदार शब्दावली है कि समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। देख लीजिए इस लाइन को, देखिए कितनी खास शानदार बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही है। क्या, समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। ठीक है, स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। देखो क्या शब्दावली है, समता विहीन स्वतंत्रता, और यहां पर क्या लिख रखा है, स्वतंत्रता विहीन समता। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी।
एक बार और देख लीजिए, शानदार शब्दावली है, याद रखना जरूरी है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को क्या करती है बच्चा, जन्म देगी। और स्वतंत्रता विहीन समता और स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। व्यक्तिगत पहल को स्वतंत्रता विहीन समता, स्वतंत्रता का कर रखा है लेकिन उसमें समता, स्वतंत्रता विहीन, स्वतंत्रता नहीं हो और फिर समता का अधिकार आप देते हो तो यह व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। इसको नष्ट कर देगी, व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। और बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता दोनों अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। क्या खास बात, क्या बढ़िया बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है। डॉक्टर भीमराव B.R. अंबेडकर जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, हम इनके बहुत ही आभारी हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या खास बात एनसीईआरटी की बुक्स की है, देखिए ये अपन रीड कर चुके हैं। अब देखो संविधान सभा का स्वरूप, ये खास बात है। संविधान सभा का स्वरूप, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं। देखिए संविधान सभा का स्वरूप क्या है, थोड़ा सा डब्बा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्या है बात, खास बात यहां पर आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके निकल करके आने वाले हैं। देखिए कैसे, 3 जून 1947, 3 जून 1947, जून की बात हो रही है। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान के सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। माउंटबेटन योजना आ जाती है 3 जून 1947 को। तो क्या कह रहे हैं, 3 जून 1947 की जो योजना है, कौन सी योजना, 3 जून 1947 की जो योजना है, ये ध्यान में रखेंगे, के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। मतलब पहले भारत और पाकिस्तान एक जगह थे और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 395 थी। लेकिन ये जो 3 जून 1947 में योजना आई कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे, तो उस राष्ट्र के जब 2 राष्ट्र बन जाएंगे तो दोनों के संविधान अलग अलग होंगे। ठीक है, कब की बात करें, कौन सी योजना, 3 जून 1947 की जो योजना आई माउंटबेटन योजना, उसके तहत दोनों भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे भैया। ठीक है, 2 राष्ट्र होंगे। अभी तक आजाद नहीं हुआ है लेकिन ये कह दिया उसमें इस योजना में कि भारत का विभाजन जरूरी है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य जो 395 है उनकी संख्या भी बदलने वाली है, ये आप एक बात ध्यान में रखें। तो पाकिस्तान के क्षेत्रों से जो चुनकर आए थे संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या, अब भारत की जो संविधान सभा बची उसके वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी बच्चा, 299। कितनी रहेगी, 299। मतलब 395 माइनस 299, कितने बच गए बच्चा, कितने बच गए, कितने बच गए, 96। 96 सदस्य कहां चले जाएंगे बच्चा, पाकिस्तान में। 96, 299 रह गए, 395 थे, 299 रह गए। इसका मतलब 96 सदस्य कहां पर चले गए, पाक में चले गए बच्चा। ये नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये यहां नहीं बता रहे लेकिन अपन ने निकाली पाकिस्तान में कितने सदस्य संविधान सभा के चले गए। इसका मतलब 96 चले जाने की संभावना थी। इनमें से 299 सदस्य भारत में रह गए, लेकिन 26 नवंबर 1949, ये ध्यान में रखना, ये डेट 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्यों ने संविधान, कुल कितने सदस्य उपस्थित थे संविधान सभा में, तो आप बताएंगे 284 सदस्य। कितने सदस्य, 284 सदस्य संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को। जब डेट ऐड करके प्रश्न पूछ लिया जाए तो आंसर थोड़ा सा एकदम सटीक देना पड़ेगा आपको कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे बच्चा 284। कितने सदस्य थे, 284। ठीक है, तो
3 जून 1947 की योजना के अनुसार, एक प्रश्न और ये ध्यान में रखना, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? 299। पाकिस्तान के क्षेत्रों में कितने सदस्य चले गए थे? तो आप बताइए 96। ये प्रश्न बढ़िया बनता है। रीड करना ही काफी नहीं है, एनसीईआरटी को रीड करना ही काफी नहीं है, एनसीईआरटी को समझना जरूरी है। जब समझेंगे और उनसे प्रश्न बनाएंगे, शब्दों से बात करेंगे ना, तब सफलता अपनी नजदीक आती जाएगी। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा जब आप कंपटीशन देंगे। तब कब आप शब्दों के साथ जो है ना वो ईमानदारी दिखाइए। ये शब्द आपके साथ ईमानदारी दिखाएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। ध्यान से देखिए, 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्य संविधान सभा में थे? बताइए कितने? 284 सदस्य थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने सदस्य, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? आंसर आ जाएगा सेम 284। प्रश्न लिख लीजिए, इसको नोट कर लें कि अंतिम रूप से पारित संविधान पर संविधान सभा के, लिखो इसको, अंतिम रूप से पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो आप बताएंगे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। संविधान के कुछ अंश लागू हो गए थे, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इतने सारे ऑब्जेक्टिव देने के बाद एनसीईआरटी की बुक्स जो होती है अपने विचारों को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है, समझने की शैली को बढ़ाती है। क्या वैचारिक परिपक्वता करने जा रही है? देखिए सुनिए लाइन, एक भी शब्द इसका यह है कि व्यर्थ नहीं है, कुछ ना कुछ कहते हैं। क्या लाइन बता रहे हैं आगे कि इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। क्या खास बात है? इस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका, जो भारत का विभाजन हो गया और उसके बाद जो दशा हुई वह विभीषिका जिसको हम कह सकते हैं, और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। ये जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में संविधान के निर्माण का काम होता। देखिए कितनी विकट परिस्थितियां थी और कितने लोगों के क्या क्या विचार दिमाग में आ रहे होंगे, उस समय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, कोई सोच रहा होगा कि कहीं मेरे समुदाय का अहित हो ना जाए, कोई ये सोच रहा होगा कि मेरी जाति का अहित हो ना जाए, कोई सोच रहा होगा कि मेरा समुदाय के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो जाए, ऐसा कोई कानून न बन जाए। बहुत सारे विरोधाभास दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उस परिस्थिति में अपने भारत का एक सफल निर्माण, संविधान का एक सफल निर्माण हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी। देखिए क्या शब्दावली है, संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। विभाजन के कारण जो अकल्पनीय हिंसा हुई, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ऐसी मारकाट हुई, ऐसी मानव जाति को नुकसान हुआ, उससे भी इन्होंने सबक लिया कि सबको संविधान में बराबर का अधिकार मिले, किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो, किसी के मन में कोई मानसिक विकृति संविधान को लेकर के उत्पन्न नहीं हो। तो धन्यवाद है उन संविधान निर्माताओं को जिन्होंने अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया। देखिए नेक्स्ट, अकल्पनीय हिंसा से सही सबक लिया और भारत के संविधान ने, देखो क्या खास बात बता दी यहां पर कि भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर दी। नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर दी। भाई किसको नागरिकता प्रदान की जाए, कुछ तो नया हो गया। भारत एक था
भारत से पाकिस्तान बन गया, कुछ मुसलमान भारत में रह गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ पाकिस्तान से भारत में आ गए, तो किसको किस प्रकार नागरिकता प्रोवाइड की जाए, ये भी संविधान निर्माताओं के सामने एक समस्या थी, जिसका निराकरण बखूबी संविधान निर्माताओं ने किया। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, कि जो भी नागरिकता का अनुच्छेद उसमें जोड़ा उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक हैं, वो न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि उन्होंने क्या व्यवस्था कर दी, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसकी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि तू सिख है तो तू भारत का नहीं है, तू मुसलमान है तो तू भारत का नहीं है, तू हिंदू है तो तू भारत का नहीं है, ठीक है, तू मुसलमान है इसलिए तू पाकिस्तान का है। तो धार्मिक आधार पर जिसको कहेंगे नागरिकता जो है, नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा उन्होंने कुछ संविधान में प्रावधान किए। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। ये विवरण केवल एक जिसको कहते हैं ना सरफेसली अपने को ये बताता है कि हाँ इसका संविधान वास्तव में कैसे बना। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। ये क्या खास बात है, आप लोगों से पूछ ले, कई बार आ जाता है सेंटेंस गलत छांटिए, कौन सा उत्तर गलत है, तो ये ध्यान में रखे, ये शब्द, ये सेंटेंस नोट करने वाला है, काम की बात है, आप पहचान नहीं रहे होगे लेकिन मैं पहचान रहा हूं। यहां से प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या फिर सही है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले। क्या खास बता रही है बात है, वो कौन सा शब्द, ये लाइन इतनी इंपोर्टेंट हो गई है, ये प्रश्न में समावेशित होने वाली है, यहां से प्रश्न बन सकता है। क्या लाइन है, ध्यान से देखिए। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। ठीक है, ऑप्शन में क्या रहेगा, चुने गए थे, तो अपन तो क्या है, संविधान के सदस्य जो हैं, संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर ही चुने गए होंगे, लेकिन नहीं है, नहीं चुने गए थे। ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लें इस बात को। पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का उसको गंभीरता का प्रयास किया गया कि हाँ कि ठीक है विधि से भी ये चुने गए हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरे। ठीक है, इनका ये प्रयास था। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब ऊपर बताई गई विधि कौन सी, जो भी कैबिनेट मिशन में बात की गई थी उसके आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। बड़ा सुपर इंपोर्टेंट पर्सन है, 28 सदस्य लिख दिया हिंदी में और आपने इसको गौर नहीं किया, पर्सन गलत हो जाएगा। संविधान सभा में एससी के, अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे, खास बात यह है। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 28। टू बी नोटेड, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के, शेड्यूल्ड कास्ट के, एससी के कितने सदस्य थे, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व, विभाजन के बाद संविधान सभा में किसका वर्चस्व था, कांग्रेस का वर्चस्व था। जो स्टडी जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है, प्रत्येक बात को गंभीरता से ले, प्रत्येक बात को, प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुने कि संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। संविधान सभा में कौन सी पार्टी का वर्चस्व था, कांग्रेस का वर्चस्व था, और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। कितनी सीटें प्राप्त थी, 82% सीटें प्राप्त थी। कांग्रेस को की संविधान सभा में कितने प्रतिशत सीटें थी, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट्स बनाना जरूरी है। संविधान सभा में कांग्रेस के पास कितनी प्रतिशत सीटें थी, कितनी प्रतिशत या कितने प्रतिशत सीटें थी,
कितने बताएंगे बच्चा? क्वेश्चन आ गए ऑब्जेक्टिव में। हर बात अपने को पता होनी चाहिए, और एक बार पहली बार जब रीड कर रहे हैं ना तभी थोड़ा सा अपने को लग रहा है, दूसरी बार जब रिवीजन करेंगे ना एकदम इजी। संविधान सभा में कांग्रेस के पास कितने सीटें थी, कितने प्रतिशत सीटें थी? आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 82% सीटें थी। कितनी परसेंट सीटें थी? 82% सीटें थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। खास बात देखिए, इसमें ऐसा नहीं था कि 82% सीटें जितने कांग्रेस के पास थे उसमें सभी हिंदू विचारधारा के व्यक्ति हों। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, या फिर सिख विचारधारा के हो या मुसलमानों की विचारधारा के हो, ऐसा कुछ ही नहीं था। खास बात क्या बता रखी है इसमें देखो, जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी, सभी विचारधाराओं के लोग थे। और खास बात है, ये सभी लोग जो थे ना, जब भी इनको कोई बात रखनी होती थी तो ये अपने हितों, निजी हितों के को ध्यान में नहीं रखते थे, वो देश के हितों को ध्यान में रखते थे। और उनके विचारों का जब विचार जो रखते थे, उनके ऊपर जो बातें होती थी ना, वो एक सैद्धांतिक रूप से बातें होती थी, तथ्यों के आधार पर बातें होती थी, न कि किसी धर्म के आधार पर, न किसी संप्रदाय के आधार पर, न किसी जाति के आधार पर। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या कहती है अपने को एनसीईआरटी? जैसे जैसे हम इसके पेज पलटते जा रहे हैं, ये समझ लो आप, जैसे जैसे हम एनसीईआरटी बुक्स के पेज पलटते जा रहे हैं, ये समझ लेना कि हम सफलता के नजदीक जा रहे हैं। जितने पेज पलट देंगे उतनी सफलता, उतने पास हम सफलता के पास चलते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब ये बुक्स हमें सफलता दिलाएंगी, मंजिल तक ले जाएंगे। देखिए क्या है संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या थी? ये नॉर्मल सी छोटी सी बात है, थोड़ा सा जल्दी रीड कर लेते हैं। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए, अब देखो क्या है, दोबारा समझ लीजिए, संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व, सबका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था, लेकिन लगभग ये सभी का प्रतिनिधित्व कर रही थी संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों, देखिए सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे हुए, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको ना। अब आ गया है, क्या कह रही है बात कि के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उससे समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करे। कि क्या पहचान होती है? केवल अपनी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करें। अगर संविधान सभा के सदस्य केवल अपने समुदाय के बारे में कहेंगे, नहीं यार मेरे समुदाय को प्रॉफिट मिल जाए, हिंदू चाहे मेरे को मिल जाए, मुसलमान से मेरे को मिल जाए, ठीक है, और दलित वर्ग चाहिए कि मेरे को मिल जाए, ऐसा अगर सदस्य उस समय सोचते ना तो संविधान का निर्माण नहीं होता बच्चा। ठीक है, तो क्या खास बात है? संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश का हित किसमें है उसको ध्यान में रखकर ही विचार विमर्श किया। अपने हितों को, निजी स्वार्थ को, निजी समुदाय के हितों को उसने हटा दिया साइड में, फिर देश हित को उन्होंने ध्यान में रखा कि देश का हित किसमें है। ठीक है, उसके आधार पर ही उन्होंने विचार विमर्श किए। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे। अब मतभेद होना जरूरी है, क्योंकि जब खोपड़ियां अलग अलग होती है ना तो विचार अलग अलग आते हैं। जब मस्तिष्क अलग अलग होते हैं तो विचार अलग अलग आते हैं, और एक मुद्दे पर सबके अलग अलग विचार होना यही बुद्धिमानी की पहचान है। और फिर उस सबके अलग अलग विचारों से केवल एक निष्कर्ष निकल करके आना, ये खास बात संविधान सभा की थी, तभी देश चलता है। ठीक है, सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। वो खास बात बताई कि सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो, कि किसी ने अपने
हितों के आधार पर कोई विचार प्रकट कर दिया हो और उसके ऊपर कोई मतभेद हो गया हो, ऐसा हुआ ही नहीं। कितनी बड़ी बात है कि किसी भी सदस्य ने अपने समाज के, अपने धर्म के, अपने समुदाय के हितों के बारे में विचार प्रकट ही नहीं किया और इसलिए मतभेद ही नहीं हुआ। समझ गए? उसने पूरे देश हित को ध्यान में रखा। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। ये मतभेद जो भी हुए ना, वैध थे, सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान में अनेक मतभेद थे, लेकिन खास बात है जैसे कई मतभेद हुए कि भारत में कौन कौन से मतभेद हुए संविधान सभा में जो सदस्य थे कि क्या किस प्रकार की भारत में, अरे पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब नई अपनी व्यवस्था करनी है तो कैसी व्यवस्था की जाए। मतभेद थे, अपने अपने माइंड से सब बता रहे थे। देखो कैसे कुछ सदस्य बता रहे हैं कि भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इसके बारे में, या विकेंद्रीकृत, या फिर सारे राज्यों में अलग अलग। केंद्रीकृत का मतलब एक ही कोई प्रधानमंत्री चूज कर ले, पूरे देश पे वही राज करे, ठीक है, राज्यों में किसी का प्रतिनिधित्व नहीं हो, विकेंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर राज्यों के बीच संबंध कैसे हो, केंद्र बन गया तो जो राज्य बन रहे हैं उनके बीच में आपस में कैसे अपने शक्तियों का बंटवारा करें, ठीक है। फिर न्यायपालिका की शक्तियां क्या होनी चाहिए, कितने कोर्ट होने चाहिए, न्यायपालिका को कौन नियंत्रित करेगा, कौन न्यायाधीश बनेगा, कई बातें उस समय दिमाग में आ रही होंगी, है ना, ठीक है। क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, सभी पे विवाद हो रहा है। इन विचारों पे सभी लोग बहस हो रही है, विवाद नहीं हो रहा, बहस हो रही है और निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा था, ठीक है। लगभग, देखो खास बात आने वाली है, ध्यान से सुनना, कि लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक, देखिए लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। वर्तमान में देश में जितने भी उपबंध संविधान के जितने भी अनुच्छेद लागू हैं उनके ऊपर गहराई से वाद विवाद हुआ, गहराई से चर्चा हुई। और संविधान का खास बात, आगे मैंने कहा था खास बात आने वाली है, एनसीईआरटी कुछ बताने वाली है। क्या बताने वाली है? संविधान का केवल एक ही प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट हो गया, संविधान का केवल एक ही प्रावधान, केवल एक ही लग गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, बिना किसी वाद विवाद के एक ही ऐसा प्रावधान है संविधान का जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। वह प्रावधान कौन सा है? ठीक है, खास बात है कि संविधान का केवल एक ही ऐसा प्रावधान है, संविधान का केवल एक ही ऐसा प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। कौन सा था वह प्रावधान? ये बात ध्यान में रखनी है। यह प्रावधान था सार्वभौमिक मताधिकार का था, सार्वभौमिक मताधिकार वाला प्रावधान था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर, धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। इसको अपन क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार। प्रश्न 2 नंबर का मेंस में भी पूछा जा सकता है, यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो क्या है इसका अर्थ? है कि धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर मताधिकार दिया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं समझा और किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श किए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श हुए। कौन से विषय पर गंभीर विचार विमर्श नहीं हुए? केवल एक ही प्रावधान, वह क्या था? सार्वभौमिक मताधिकार, या अपन ये कह सकते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ और यह प्रावधान इजीली पास हो गया। ठीक है, इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, इस सब जितने भी विषय है उसके ऊपर गंभीर विचार विमर्श होते थे, इतने सारे सदस्य थे, विचार तो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे।
देखो क्या खास बात है, देखिए एक एक लाइन इंपोर्टेंट है ना। एनसीईआरटी पढ़ना कोई मामूली खेल नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना है ना, बड़ा मन लगाना पड़ता है, तल्लीनता से पढ़ना पड़ता है, हर शब्द से बात करनी पड़ती है, और तब जाकर के वह शब्द अपने को, हमारे विचारों को एक्सेप्ट करता है, और हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है। देखिए क्या है, संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। संविधान सभा को असली ताकत, वो सोचते थे कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे देश का काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हम कर रहे हैं सार्वजनिक हित का काम कर रहे हैं। संविधान सभा की असली ताकत ये थी। ठीक है, इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर, ऐसे नहीं हर कुछ ही कह दिया कि ऐसा होता है, नहीं, तर्कपूर्ण, कुछ तर्क होगा किसी बात का। ठीक है, तर्कपूर्ण बहस, ठीक है, उस पर चर्चा की। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसलों के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। देखिए, जो भी अपनी सोच रखी, अपनी सोच और फैसलों के पक्ष में, शब्द इंपॉर्टेंट है, अपन जब तक इनसे बात नहीं करते समझ में नहीं आएंगे। अपनी सोच और फैसलों के पक्ष में अन्य सदस्य, कोई भी सदस्य अपना एक विचार व्यक्त करता है, और उस विचार के इस विचार के पक्ष में अन्य सदस्य को सैद्धांतिक कारण देता है, बताता है कि मेरा विचार इसलिए मैं बता रहा हूं, ये चीज होनी चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन देता है, और फिर वो विचार एक्सेप्ट किया जाता है। अगर सैद्धांतिक रूप से वो सेटिस्फाई अन्य सदस्यों को नहीं कर पाया जिसने अपना विचार दिया, तो वह संविधान में वो विचार आया ही नहीं। ठीक है, अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण समाज, स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। देखो, ये लाइन आप अपने व्यवहार में मिला सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। क्या बात है कि अपनी सोच के पक्ष में, अपनी सोच के पक्ष में तर्कपूर्ण संवाद, स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। अपनी सोच में, अपनी सोच के पक्ष में, ये शब्द जो है ना, यही से मिलते हैं। अपनी सोच के पक्ष में तर्कपूर्ण संवाद, अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद, स्वार्थ, अपने को, खुद को, स्वयं को स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई, और हर अनुच्छेद को लेकर विस्तृत और बारीकी से, हर अनुच्छेद को लेकर विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है। वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। यह बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में, संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर खूब बहस हुई है, अपने अपने विचार उन लोगों ने रखे हैं जो उस समय के सबसे प्रबुद्ध ज्ञानी लोग थे, वो संविधान सभा में थे, क्योंकि उनके ऊपर पूरे देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी। आगे बात समझ में, नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, इसलिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट क्या है, कार्यविधि। संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करती थी? देखिए, संविधान सभा जो है, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। देखिए, ये ध्यान में रखेंगे, खास बात, पर्सन ऑब्जेक्टिव निकल करके आ गया है यहां पर कि संविधान सभा की कितनी मुख्य कमेटियां थी, तो यहां हिंदी में लिख रखा है, तो आप ध्यान में रखेंगे 8 कमेटियां थी। कमेटियां का मतलब 8 समितियां बनाई गई थी संविधान सभा की। ठीक है, आमतौर पर संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा में कितनी कमेटियां थी? लिख लो भाई इसको, लिख लो इसको। क्या लिखना है कि संविधान सभा विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की कुल कितनी कमेटियां थी? लिखो, विभिन्न मुद्दों के लिए, विभिन्न मुद्दों के लिए जल्दी लिख लेना। संविधान सभा की कुल कितनी मुख्य कमेटियां थी? कितनी मुख्य कमेटियां थी? 8 मुख्य कमेटियां थी। ठीक है, आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट देखिए आप, देखो कौन कौन से थे इन कमेटियों में। देखिए क्या बात कर रहे हैं, शानदार बात बता रखी है, ध्यान से सुनना।
विभिन्न मुद्दों पर संविधान सभा की लगभग कितनी मुख्य कमेटियां बनाई गई थी, तो 8 मुख्य कमेटियां बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। खास बात देखिए, विचार जो थे उनको एक दूसरे के समान ही थे, वैचारिक मतभेद था, लेकिन देश हित को इन्होंने ध्यान में रखा था। और ये इनकी खास बात ये थी कि बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे सभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत ही उनको अनुभव था, बहुत सारी डिग्रियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास थी। तो विचारों अलग, इनके अलग अलग विचार थे, लेकिन खास बात ये थी कि सार्वजनिक हित का, देश हित का ही कोई निर्णय बाहर निकाल करके आते थे अपनी बहस से, और वह मान्य होता था। देखिए, ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। अम्बेडकर जो थे वह कांग्रेस व गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। और अम्बेडकर उनके ऊपर क्या काम आरोप लगाते थे कि कांग्रेस जो है वह एससी या अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रही है। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत से मुद्दे पर वो भी आपस में एक दूसरे से मतभेद रखते थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। ठीक है, सबने अलग अलग अपने अपने विचार बनाए और पूरी संविधान सभा में इनके ऊपर क्या किया गया भाई, पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों। प्रयास क्या होते थे कि नहीं, हमने कह दिया वो फाइनल नहीं है, उनके ऊपर क्या होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत हो जाए कुछ भी। यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में नहीं हो। कोई भी प्रावधान जो है उससे ऐसा नहीं अनुच्छेद शामिल हो जाए कि उसमें एक वर्ग को ज्यादा लाभ हो जाए। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन यानी कि वोट भी दिया गया, कितने इसके पक्ष में है, कितने विपक्ष में है। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। ठीक है, लिखित रूप से उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें, देखो आप खास बात देखिए, खास बात देखिए, ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है। और एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, ये पहली बार ध्यान रखो, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ध्यान तो देना ही है। अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो एनसीईआरटी अपने को मान नहीं देगी। ध्यान से देखिए कि 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। मतलब संविधान निर्माण जब किया गया तो 2 वर्ष, कितने महीने लगे, 2 वर्ष 11 महीने। संविधान निर्माण में 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन लगे थे। ये सबको पता है, ये डाटा सबको पता है। 2 वर्ष और 11 महीने जो हुए उनमें कितने बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई, 166। कितनी बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई। ठीक है, संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, 166, 166। ठीक है, इसके 70 अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। अखबारों में ये 70 जो है इसमें बताते थे कि इस बैठक में हमने ये विचार रखे, आम लोग क्या क्या राय देंगे। ठीक है, खुले हुए थे, कुछ अपनी राय दीजिए, सब अपनी अपनी राय दीजिए। ठीक है, और क्या है खास बात, अब राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, इसमें क्या खास बात है अपन देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ ले। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के होते नहीं बनता, ये सब जानते हैं। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि हर की वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। अगर कोई भी सिद्धांत संविधान में रखे जाने थे, उन पे अगर आम सहमति नहीं होती ना तो संविधान सभा काम नहीं कर सकती थी। इन सिद्धांतों पर देखिए क्या आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन के से विरासत में प्राप्त किए थे। जब आंदोलन हो रहा था ना
तब संविधान सभा या यहाँ के नागरिकों ने काफी बातें सीखी थी, क्यों उनसे उन्होंने वह अनुभव लिया था। तो कहने का मतलब यह उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए। वह जब आंदोलन चल रहा था ना, तभी ये बातें उत्पन्न हो गई थी। भाई आता तो है, अंग्रेज अपने ऊपर शासन कर रहे थे, अपने लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो ये विचार तो स्वाभाविक है कि हम जीतेंगे, क्योंकि जीतने की सोच में ही वो आंदोलन कर रहे थे। और जब जीतेंगे, जब वो सोचते नहीं तो जीतते नहीं, ठीक है। और जब उनकी सोच जीत की थी तो ये विचार उनके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, ये प्रश्न जरूर घर कर रहा होगा क्या, कि जब अपनी सरकार होगी तो उसका संरचना कैसी होगी, जब अपनी सरकार होगी तो उसका गठन कैसा होगा, जब अपनी सरकार होगी तब उसको कैसे चलाएंगे। ये विचार उनके मन में प्रफुल्लित हो रहे होंगे, अंकुरित हो रहे होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, फिर किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, हमें अपने कौन कौन से नियम बनाने चाहिए, कौन से मानवीय मूल्यों का हमको समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, और उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही, किन असमानताओं को क्या करना चाहिए, दूर किया जाना चाहिए, जो अपने पूरे देश में लागू है, जिनकी वजह से अंग्रेज हमारे के ऊपर अधिकार कर बैठे हैं। उन असमानताओं को कैसे हम दूर करें जो नागरिकों में व्याप्त हैं, ठीक है। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में क्या दिया भाई, अंतिम रूप से प्रदान किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश, ये देखो खास बात आ गई है, ध्यान रखना, खास बात क्या आ गई है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से मिलता है। जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश हमें कहां से मिलता है, उद्देश्य प्रस्ताव से मिलता है। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 1946 में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव आ गया, लिख लीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 1946 में। किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में उन सिद्धांतों को लाया गया जो संविधान सभा में लाया गया, जो राष्ट्रीय आंदोलन से सीखने को मिली और जिनका सारांश जो था वह इसी में प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। इस प्रस्ताव में भाई उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। पूछ ले संविधान सभा के क्या उद्देश्य रहेंगे, उन उद्देश्यों को किसने परिभाषित किया गया था, संविधान सभा के उद्देश्यों को उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। लिख लो इस बात को, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, 1946 में प्रस्तुत किया। आगे बात समझ में, इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिस संविधान के मौलिक प्रावधान, जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें बताई गई वो ही संविधान के मौलिक प्रावधान बन गए थे, ठीक है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, ठीक है। यह बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासन को पूरा करेगी, ठीक है। संस्थागत व्यवस्थाएं, अब अगला टॉपिक है संस्थागत व्यवस्थाएं क्या है। देखिए एनसीईआरटी बहुत हमें कुछ बताती है। देखो क्या खास बात है, एक दो लाइन साइड में पढ़ लेते हैं। क्या बता रहा है ये
ये बता रहे हैं बुक कि यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो हमें 1957 तक इंतजार करना पड़ता, तो क्या तब बनाया गया संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न होता? अरे हाँ, बिल्कुल, ये तो संभावना है, क्योंकि 1937 में अगर स्वतंत्रता मिल जाती ना तो अपन वो सारी बातें नहीं सीख पाते जो हमें राष्ट्रीय आंदोलन से सीखने को मिली है। जिन अंग्रेजों ने जितना अपने पर शोषण किया है उसका हमने किस प्रकार से प्रतिकार किया है, किस प्रकार से संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के दौरान हमने क्या क्या सीखा है, ये बातें तो रही जाती। इसलिए संविधान इतना मेरे ख्याल से इतना मजबूत नहीं बनता जितना आज बन रहा है। ठीक है, संस्थागत व्यवस्था क्या थी? संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारण यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। सरकार की सभी जो संस्थाएं हैं उनको संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया है कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। मूल सिद्धांत क्या रखा गया? सरकार लोकतांत्रिक होनी चाहिए और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। किसके लिए? जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा की संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक देखो, इसमें बीच में आपको उद्देश्य प्रस्ताव व्यवस्था को स्वीकार किया गया जो एक विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी और केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है, जो वर्तमान में है। अब यहाँ पर क्या खास बात है? उद्देश्य प्रस्ताव देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बिंदु लिखिए। आरएस मेंस में, आईएएस मेंस में ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य बड़ा है तो थोड़ा सा इसको भी हम क्या कर लेते हैं बच्चा, बड़ा कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और यह है बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा अब हो रहा है। वो उद्देश्य है, बड़ा है, मैंने तो करनी पड़ेगी, बड़ा करने में उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, हर जगह स्ट्रगल है, थोड़ा सा यहाँ स्ट्रगल हो गया, अपन थोड़ा विचलित नहीं होंगे। क्या खास बात है उद्देश्य प्रस्ताव की? भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। पहली बात उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया 1946 में, क्या मुख्य बातें हैं? पहली बात देखिए, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। स्वतंत्र है, संप्रभु का मतलब होता है इसके ऊपर किसी भी अन्य देश का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। भारत किसका संघ होगा? देखो भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसमें कहा? उद्देश्य प्रस्ताव में कहा। क्या? भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी। क्या खास बात बता रहे हैं? तीसरी बात क्या बता रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव में? पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात क्या है? संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, स्वतंत्र होंगी। संघ की इकाइयां जो वर्तमान में, जैसे केंद्र सरकार है, वर्तमान में राज्य है, ये राज्य जो है ना, केंद्र के प्रति जो है उनकी जवाबदेही तो है, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। ठीक है, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। संप्रभु स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। ये ध्यान रखना। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये देखो पांचवी बात, चौथी बात ये, पांचवी बात है, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान का, संविधान सभा के
गठन का क्या उद्देश्य रहेगा उसकी बातें हैं। और क्या खास बात बता रखी है, देखो अल्पसंख्यकों, पिछड़ों व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव था। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा, भारत की बात कर रहे हैं अपन, भारत जो गणराज्य होगा ना उसकी क्षेत्रीय अखंडता, थल जमीन जो भौगोलिक सीमा है वह, जल जो जलीय सीमा है वह, और जो आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बातें थी। बहुत बार RS मेंस में पूछ लिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव लिखिए, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न आ जाए 200 शब्दों में पूछ ले, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न आ जाए, 2 नंबर का प्रश्न आ जाए, तो ये प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान में रखें। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, 1946 में प्रस्तुत किया। और ये फर्स्ट चैप्टर अभी अपना चालू है, देखते हैं आगे क्या बात बता रखे हैं। जो एक और विधायिका, वो विधायक और कार्यपालिकाओं के बारे में इसमें बता रखा है। इसमें कोई ज्यादा मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं देख रखी, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। और क्या खास बात है, देखिए ये भी यहां पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, देखो ये इस लाइन को पढ़ रहे थे अपन, ये जो कार्टून दे रखा है उसको अपन रीड कर रहे हैं, प्रश्न बढ़ सकता है या समझ अपनी परिपक्व हो सकती है। क्या खास बात है, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए गए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह है अम्बेडकर के कुछ सेंटेंस कि हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें। डॉक्टर BR अम्बेडकर कि इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हम कर सकते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट्स है या इनमें कुछ कमियां रह गई हैं तो उनको आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चेंज इसमें नहीं किया जा सकता। देखिए विभिन्न देशों के संविधानों के से लिए गए प्रावधान, ये खास बात है, ये अपन पढ़ेंगे बच्चा अगली क्लास में, क्योंकि ये विभिन्न देशों से लिए गए क्या क्या प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं, इसकी एक बड़ी क्लास हो सकती है। इसलिए हम अगली क्लास में इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।